हेलो एवरीवन। तो विविध टिप्पणियाँ हम कवर करेंगे, उसमें जो है कुछ हमारे टॉपिक्स जो हैं वो हम देखेंगे, परियोजनाएं देखेंगे, पर्यावरण और अन्य जो है टिप्पणियाँ हैं उनको कवर करेंगे जो करंट में अभी हाल ही फिलहाल में करंट में हमने देखे हैं, ये एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट हमारा है परियोजना में जोजिला सुरंग। तो देखिए जोजिला सुरंग कश्मीर को लद्दाख से जो है 12 महीने के लिए यातायात बहाल करने के लिए जो है स्टार्ट किया जाएगा, जिससे लद्दाख और कश्मीर कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपको पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है। ये श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय मार्ग 11,578 जो है फीट की ऊंचाई पर है, 11,578 फीट की। ठीक है, कहाँ पे है? श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर। ठीक है, जो जिला दर्रा है। तो क्या है कि इतनी ऊंचाई पे होने की वजह से जब क्लाइमेट जो है जाड़ों के समय में क्या होता है कि यहाँ पे बर्फ जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, हिमपात की वजह से ये रास्ता बंद हो जाता है। तो इसके जो लागत का अनुमान है वो 7,500 से 8,000 करोड़ रुपए जो है इसकी जो है अनुमान है। लेकिन क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग ढांचा विकास और निर्माण लिमिटेड ने 10 जून 2020 को इस परियोजना के निर्माण के लिए जो है ताज़ा प्रस्ताव आमंत्रित कर लिया है। अब क्या है कि इसमें कुछ फेरबदल किया गया इसके डिज़ाइन में, जिससे जो है कुछ उसकी जो लागत है उसमें भी कमी आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए जेड मोड़ सुरंग को जोजिला से सुरंग को जोड़ने के लिए एक संपर्क मार्ग निर्माण किया गया। जेड मोड़ को जोजिला सुरंग से जोड़ने के लिए एक संपर्क मार्ग निर्माण जो है किया जाएगा। 14.15 लंबे दोहरे दिशा वाले सुरंग। ठीक है, तो जोजिला दर्रा है उसी के जस्ट नीचे 14.15 मीटर लंबे दोहरे जो है दिशा वाले सुरंग को बनाया जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट प्लैटिना। तो प्रोजेक्ट प्लैटिना क्या है? प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग के लिए है। ये प्रोजेक्ट प्लैटिना प्लाज्मा टेस्टिंग थेरेपी के लिए कोविड-19 के जो मरीज़ हैं वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये चीज़ कर रही है कि उनके लिए जो है एक प्लाज्मा टेस्टिंग आपकी लैब बना रही है, प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग बनाएगी। ये प्रोजेक्ट प्लैटिना है ये, और इसमें कुल 11 जो है 21 जो है केंद्र चुने गए हैं जहाँ पे ये टेस्टिंग होगी। नेक्स्ट हमारा है आश्रय डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा कोविड-19 के वायरस के प्रसार को रोकने के लिए और इसके नियंत्रण करने के लिए एक मेडिकल बेड बनाने की सुविधा बताई गई कि मेडिकल बेड बना जाएगा। तो 10 बेड बनाने का इन लोगों ने आइसोलेशन सिस्टम में 10 बेड बनाने का जो है 10 यूनिट स्थापित करने के लिए लगभग 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। अगर आइसोलेशन सिस्टम के लिए 10 बेड बनाया जाए तो 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। अगर वहीं पे हम जो है घर पे किसी को क्वारंटाइन करते हैं तो जो बेड की लागत है कम से कम 15,000 रुपए होगी, एक बेड की लागत। यहाँ पे 10 बेड की लागत 1 लाख रुपए है। ठीक है, बेड आइसोलेशन सिस्टम को मेडिकल ग्रेड सामग्री संरचना पर समर्थित विशेष पारदर्शी और आभासी सामग्री और निर्माण प्रक्रिया से तैयार किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है म्यांमार में श्वे तेल और गैस परियोजना। ठीक है, श्वे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट इन म्यांमार। ठीक है, याद रखिएगा श्वे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट म्यांमार का है। अब देखिए अभी हाल ही में जो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल CCEA के ONGC विदेश लिमिटेड OVL द्वारा कौन सी OVL के द्वारा ONGC विदेश लिमिटेड के द्वारा म्यांमार में श्वे तेल और गैस परियोजना के विकास के लिए कितना दिया गया है? 121.27 मिलियन डॉलर के अतिरिक्त निवेश की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो जो हमारा ONGC विदेश लिमिटेड है वो जो है इस जो आपका श्वे तेल और गैस परियोजना है उसमें जो है 121.27 मिलियन डॉलर अतिरिक्त जो है निवेश की मंजूरी देती है। ठीक है, निवेश किया जा रहा है। अब देखिए ONGC विदेश लिमिटेड दक्षिण कोरिया, कहाँ पे? बहुत सारी कंट्रीज में है। दक्षिण कोरिया, भारत, म्यांमार की कंपनियों के एक संकाय के हिस्से के रूप में 2002 में ही म्यांमार में श्वे परियोजना उत्खनन और विकास से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये 2002 से ही जो है जुड़ी हुई है। वहाँ से पड़ोसी देशों में तेल और गैस उत्खनन तथा विकास परियोजनाओं में भारतीय PSU की भागीदारी भारत की पूर्व की ओर देखने की नीति के साथ जोड़ने तथा निकटतम पड़ोसी देशों के साथ ऊर्जा सेतुओं का विकास करने के लिए। देखिए इंडिया की एक पॉलिसी है, कौन सी है? लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो की पॉलिसी। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो हमारे जो ये PSU है, ठीक है ना, ये जो है डिफरेंट हमारे अगल बगल की जो कंट्रीज़ हैं, जो ईस्ट की तरफ जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो है एक निकट जो है पड़ोसी देश का संबंध जोड़ने के लिए एक जो है ईस्ट की तरफ देखो की पॉलिसी को जो है साकार करने के लिए ये जो है उनके साथ जुड़ी हुई है। उनके साथ जुड़ के क्या कर रही है? ऊर्जा सेतुओं का विकास कर रही है। तो ये चीज़ हमारी हो गई वेदिका और पुनेजा सेतु। वेदिका नहीं, ये देविका है। देविका और पुनेजा सेतु। देविका और पुनेजा सेतु क्या है ये? देखिए
इसमें जो है जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में, जम्मू कश्मीर में उधमपुर और डोडा जिले में निर्मित 2 महत्वपूर्ण सेतु हैं, देविका और पुनेजा। ठीक है, ये आभासी मंच के माध्यम से जो है स्टार्ट किया गया। कौन सा? जम्मू कश्मीर में और उधमपुर में 2 जो है सेतु देविका और डोडा, ठीक है, जिले में निर्मित 2 जो है सेतु हैं। ठीक है, उधमपुर में डोडा जिले में, उधमपुर के डोडा जिले में 2 जो है निर्मित सेतु बनाए जाएंगे। कौन से? देविका और पुनेजा। ठीक है, देविका पुल के बारे में बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के उधमपुर में है। 75 लाख रुपए की लागत से इस पुल ने आसपास के स्थानीय लोगों को 70 साल पुरानी मांग को पूरा किया। लोगों ने डिमांड किया था कि यहाँ पे एक पुल बनाया जाए, एक ब्रिज बनाया जाए। इनकी डिमांड जो है पूरी हो गई देविका पुल के द्वारा। और भारतीय सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में स्थित है। तो अब एग्जाम में अगर आ गया कि भारतीय सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो उधमपुर में है। यातायात के मुद्दों को हल करने के अलावा यह पुल भारतीय सेना के वाहनों और काफिलों के लिए एक सहज मार्ग जो है क्रिएट कर देगा। और ये पुल की जो लंबाई अगर हम देखें तो ये 10 मीटर की है। ठीक है, पुनेजा पुल क्या है? पुनेजा पुल जम्मू और कश्मीर में के डोडा जिले में, ठीक है, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में है। वो उधमपुर में था देविका, और पुनेजा डोडा जिले में है। ये भदरवाह शहर में स्थित है। ठीक है, इसकी लागत कुल 4 करोड़ रुपए थी। 50 मीटर लंबी, कितनी? 50 मीटर, वो 10 मीटर थी। ठीक है, सीमा सड़क संगठन BRO की बात करें तो देखिए BRO भारत के सीमांत क्षेत्र, जितने भी हमारे जो है बॉर्डर से लगे हुए एरियाज हैं, वहाँ पे सड़क का निर्माण करता है, उनका मैनेजमेंट करता है। अब यह संगठन अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका में भी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करता है। ठीक है, इसकी स्थापना अगर देखें तो इम्पोर्टेंट हो जाता है BRO की, मतलब सीमा सड़क जो संगठन है उसकी स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। कितना? 7 मई 1960 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, तो BRO का मुख्यालय दिल्ली में है और 1960 में 7 मई 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा जो है वो है खोलोंगछू पन बिजली परियोजना। कौन सा है? खोलोंगछू। ठीक है, खोलोंगछू पन बिजली परियोजना। ठीक है, तो देखते हैं क्या है खोलोंगछू पन बिजली परियोजना। देखिए, भारत और भूटान के बीच 29 जून 2020 को 600 मेगावाट, तो आपको क्या कह सकते हैं, भारत और भूटान के बीच की है। कौन सी? खोलोंगछू पन बिजली योजना। और 600 मेगावाट के लिए खोलोंगछू JV हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर, कौन सी? खोलोंगछू JV हाइड्रो जो है इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते हस्ताक्षर किए। कहाँ की? भारत और भूटान की है। अब यहाँ पे भूटानी सरकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर जो है खोलोंगछू पनबिजली परियोजना को संचालित करने के लिए खोलोंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड को अधिकार प्रदान करता है। तो आपको इसमें कुछ नहीं याद करना, बस आपको जानना है कि भारत और भूटान के बीच खोलोंगछू पनबिजली परियोजना जो है स्टार्ट की जा रही है और इसका जो है ये जो टारगेट है वो 600 मेगावाट का है। ठीक है, अब देखिए खोलोंगछू पनबिजली परियोजना के बारे में कुछ और है कि परियोजना पूर्वी भूटान के यांगसे, ठीक है, यांगसे जिले में खोलोंगछू नदी पर स्थित है। तो एक नदी है उस पर स्थित है। 600 मेगावाट इसकी परियोजना की क्षमता होगी और ये 2025 की दूसरी तिमाही तक पूर्ण हो जाएगी। क्या? 2025 तक दूसरी तिमाही तक ये पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, ये जो है पनबिजली परियोजना के विकास के लिए भूटान ने ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन और भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम का गठन किया है। ठीक है, इस संयुक्त उद्यम को खोलोंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड नाम दिया। तो ये हो गया हमारा भारत और भूटान के द्विपक्षीय जल विद्युत योजनाएं। कौन कौन सी ये परियोजनाएं? तो देखिए, भारत और भूटान की सरकारों के बीच द्विपक्षीय बायलैटरल जो संबंध है उनके तहत पांचवी जल बिजली परियोजना है। ये 5वीं जल बिजली परियोजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंगदेछू, कौन सा? मंगदेछू बिजली, कौन सा? 2019 में मंगदेछू बिजली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था। मंगदेछू जल बिजली परियोजना 700 कितनी की? 720 मेगावाट की है। ठीक है, और इसमें ताला विद्युत परियोजना 1020 मेगावाट का है। ठीक है, ताला विद्युत परियोजना 1020 मेगावाट का है। उसके साथ भूटान के सबसे बड़े जल विद्युत परियोजना है ये। ठीक है, ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2007 से चालू है। ठीक है, 2007 से चालू है और भारत द्वारा अनुदान के माध्यम से वित्त पोषण किया गया है इसका। नेक्स्ट हमारा है काकरापार परमाणु परियोजना की इकाई। ठीक है, काकरापार एटॉमिक प्लांट यूनिट 3। अब देखिए, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या घोषणा की कि काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना KAPP3 की यूनिट 3 यह भारत का पहला 700 मेगावाट, ठीक है, 700 मेगावाट, कौन सा? काकरापार। ठीक है, तो 700 मेगावाट और स्वदेशी रूप से विकसित जो है भारी जल रिएक्टर सूरत गुजरात में स्थित है। तो भारी जल रिएक्टर पे है ये और ये सूरत गुजरात में है।
700 मेगावाट की परियोजना है, स्वदेशी रूप से विकसित है। इसने अपनी पहली आलोचनात्मक इसमें कुछ जो है मिसप्रिंट हो रहा है। तो देखिए ये जो है निरंतर जो है परमाणु विघटन की प्रक्रिया पर है, ये निरंतर परमाणु विघटन की प्रक्रिया पे है, ठीक है। अभी हमने परमाणु संलयन और विघटन देखा था, तो फिजन है ना, जिसमें क्या होता है कि दो जो है नाभिक मिला के एक बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिक मिलके एक बड़ा नाभिक बन जाता है, ठीक है, इतना बड़ा सा, तो ये हो जाएगा। अब देखिए जो काकरापार जो परियोजना है भारत का 23वां 23rd, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा है 23वां 23rd परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है जो पूरी तरीके से भारत द्वारा डिजाइन है। तो 23वां याद रखिएगा। रिएक्टर की डिजाइन और निर्माण जो है वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रिएक्टरों की तुलना में उच्चतम सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के साथ किया गया है। रिएक्टर ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम और भारी पानी को मॉडरेटर के रूप में यूज करता है। तो ईंधन के रूप में क्या है, जो नेचुरल यूरेनियम हमारा, और जो है भारी पानी को जो है मॉडरेटर के रूप में यूज करता है। हम लोग बहुत पढ़े होंगे ना हम लोग केमिस्ट्री में कि पानी जो है भारी पानी क्या काम है इसका। तो ये हो गया। रिएक्टर के घटकों और उपकरणों का निर्माण भारत में उद्योगों में किया गया है। तो यानी कि मेक इन इंडिया स्वदेशी है पूरी तरीके से। काकरापार गुजरात में है तो स्वदेशी है पूरी तरीके से। और ये हमारा जो है मेन पॉइंट, जो 700 मेगावाट रिएक्टरों की 4 मतलब KAPP 3 and 4 RAPS 7 and 8 इकाई काकरापार और रावत भाटा में बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये चौथा जो है वो काकरापार और रावत भाटा में बनाई जा रही है। 16 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है, ठीक है। और नई 16 परियोजनाएं हैं, 23वीं परियोजना थी, 16 परियोजनाएं और जो है कार्यान्वयन हो रही हैं। 2031 तक भारत परमाणु ऊर्जा की क्षमता को 6780 मेगावाट से बढ़ाकर 22480 मेगावाट कर देगा, ठीक है। तो 2021 तक जो है जो पावर होगी हमारे किसकी ऊर्जा क्षमता होगी, जो हमारी परमाणु ऊर्जा क्षमता होगी वो जो है 22480 हो जाएगी मेगावाट, ठीक है। अभी कितनी है 6780, 22480 हम कर लेंगे। अब है खोलोंगछू पनबिजली योजना, भारत और भूटान के बीच 600 मेगावाट की, हमने देख लिया था अभी। फिर है माली सोलर पार्क परियोजना। क्या है माली सोलर पार्क परियोजना? ये मालीगढ़ राज्य के नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, NTPC माली गणराज्य के थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परियोजना जो है ये है। इसमें जो है 2019 में ISA है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्यों ने NTPC की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक प्रतिस्पर्धा जो है प्रक्रिया के तहत NTPC को परियोजनाओं के प्रबंधन परामर्शदाता नियुक्त किया था। तो ये जो है इसमें जो ISA का भी रोल है और ये माली का है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारा है देविका और पुनेजा, ये हमने अभी जस्ट देखा, BRO ने तैयार किया है। देविका उधमपुर में और पुनेजा जो है आपका वो पुनेजा डोडा जिले में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और हाँ, उज्ज और शाहपुर कंडी बांध, ठीक है, उज्ज और शाहपुर कंडी बांध। तो देखिए जम्मू कश्मीर प्रशासनिक परिषद द्वारा बहुउद्देशीय परियोजना उज्ज और शाहपुर कंडी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में उज्ज और शाहपुर कंडी की प्रगति की समीक्षा की है। और इसमें जो है 9167 करोड़ रुपए बहुउद्देशीय परियोजना है जो रावी नदी की सहायक नदी उज्ज, ठीक है, तो उज्ज पूछ लेकर, रावी नदी की सहायक नदी है उस पर स्थित है। और शाहपुर कंडी बांध जो है वो रावी नदी पर है, वो भी रावी नदी पर है, जिसमें पंजाब में 206 मेगावाट बिजली पैदा होगी, ठीक है, 206 मेगावाट पंजाब में होगी। ये पूरे ही पाकिस्तान को रावी नदी के पानी का बहिर्वाह कम कर देगी, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी जो है रावी नदी का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। शाहपुर कंडी बांध परियोजना को 2008 में केंद्र द्वारा राष्ट्रीय परियोजना के रूप में जो है वर्णित किया गया। तो शाहपुर कंडी को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में जो है क्या किया गया था, वर्णित किया गया था 2008 में। नेक्स्ट हमारा है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल, ठीक है। अब देखिए 2 अगस्त 2020 को सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा जो पुल है, तो ये कहाँ पे बन रहा है, चिनाब नदी पे, ठीक है, चिनाब नदी पे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है। ये पुल 2021 तक तैयार हो जाएगा। और ये जो है जम्मू कश्मीर को, जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर वैली है, उसको शेष जो है भारत से जोड़ देगा, कनेक्ट कर देगा। देखिए इस पुल की ऊंचाई है 467 मीटर, ठीक है, 467 मीटर है। और नदी के तल से ये 359 मीटर ऊंचाई पे, इसे हमने कवर कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार है, उसकी ऊंचाई 72 मीटर है। एफिल टावर की अगर हम देखो तो 324 है, लेकिन इस जो है ये पुल की, इस ब्रिज की कितनी होगी, 467 मीटर, ठीक है।
अब दुनिया का सबसे ऊंचा जो है रेलवे पुल होने वाला है ये। अब देखिए जो चल रही योजना है उसके अनुसार दिसंबर 2022 तक, कब तक, दिसंबर 2022 तक कश्मीर की ट्रेन सेवाओं से जोड़ दिया गया है, कश्मीर को ट्रेन सेवाओं से जोड़ दिया गया है। अगर हम देखें तो रियासी जिलों में चिनाब नदी पर बनने वाला यह मेहराबदार पुल है सॉरी, ये जो है 359 मीटर ऊपर और कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा होगा। ठीक है, तो ये कुतुब मीनार से 5 टाइम्स ऊंचा होगा। यह बारामूला और श्रीनगर को उधमपुरा, कटरा और काजीगुंड के जरिए जम्मू कश्मीर से जोड़ देगा। याद रखिएगा इसको, बारामूला और श्रीनगर को उधमपुर, कटरा, काजीगुंड के जरिए जम्मू से जोड़ देगा। ठीक है, अब जो टोटल जो डिस्टेंस है वो 7 घंटे में तय कर सकेंगे। उधमपुर कटरा 25 किलोमीटर, सेक्शन बनिहाल काजीगुंड 18 किलोमीटर और सेक्शन काजीगुंड बारामूला 118 किलोमीटर सेक्शन पहले से ही चालू हो चुके हैं। ठीक है, ये सब हमारा था। अब हमारा नेक्स्ट है अथिरापिल्ली जल विद्युत परियोजना। कौन सा है? अथिरापिल्ली जल विद्युत परियोजना। ठीक है, अब क्या है, केरल सरकार ने प्रस्तावित अथिरापिल्ली जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए बिजली बोर्ड के लिए एक नया अनापत्ति पत्र जारी किया है। ठीक है, किसके लिए? अथिरापिल्ली के लिए। अथिरापिल्ली क्या है? एक जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, एक जल विद्युत परियोजना अथिरापिल्ली, और ये केरल में है। इसको आगे बढ़ाने के लिए जो है राज्य बिजली बोर्ड ने एक अनापत्ति पत्र जारी किया है। ठीक है, अब इस परियोजना के बारे में अगर देखें तो ये 163 163 मेगावाट की स्थापित क्षमता होगी। कितनी? 160 मेगावाट की स्थापित क्षमता होगी। दूसरा क्या है, परियोजना के तहत केरल में चलाकुड़ी नदी पर, चलाकुड़ी नदी पर एक बांध का जो है निर्माण प्रस्तावित है। चलाकुड़ी नदी पेरियार नदी की सहायक नदी है, तो पेरियार की सहायक है चलाकुड़ी, और इसका उद्गम तमिलनाडु के अनामलाई क्षेत्र में हो। तो जो है पेरियार जो चलाकुड़ी है और उसका जो है उद्गम जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु के अनामलाई में हुआ। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया। कौन सा था हमारा? ये परियोजनाएं थी। और दूसरा जो टॉपिक होगा वो पर्यावरण होगा। ठीक है, पर्यावरण को हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।